स्टार्ट करते हैं अब। इसमें न्यू चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स आया क्यों था? केमिकल काइनेटिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, ये आपको क्या बताता है मेन? कोई बता सकता है इसमें मुझे? थर्मोडायनेमिक्स मेनली क्या चीज को बताता है आपको? किसी को पता है? जो थर्मोडायनेमिक्स आपको मेन चीज बताता है, वो ये बताता है कि ये रिएक्शन, एक मिनट चेक करता हूँ, किसी ने लिखा है कुछ। हाँ, विनीत ठीक लिखा है, लेकिन एक्यूरेट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये बताता है कि जो रिएक्शन होती है, ये फिजिबल है या नहीं है, यानी ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, नॉट फिजिबल। किसके बेस पे? हीट के बेस पे। जैसे हमने कहा कि हीट रिक्वायर्ड होगी तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, हीट निकलेगी तो ये रिएक्शन अपने आप हो सकती है। यानी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कौन बताता है आपको? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये हुआ कि कितना टाइम लगेगा किसी भी रिएक्शन को होने में, तो ये फेल हो गया यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स इस चीज को बता नहीं पाया। यानी पहले थर्मोडायनेमिक्स आया था और इसने बताया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन ये नहीं बता पाया कि रिएक्शन कितने टाइम में होगी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल केमिस्ट्री की ब्रांच का डिस्कवर किया गया था, उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मोशन या रेट। मूवमेंट कह दो, मोशन कह दो या रेट कह दो। किस रेट से रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि अगर रेट पता चल गया मुझे, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये रिएक्शन इतने टाइम में हो सकती है। तो उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच रखा गया, उसे कहते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। यानी काइनेटिक्स आपको क्या बताएगा? केवल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बता देगा कि ये रिएक्शन कितने टाइम में होगी। इसने तो ये बताया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि रिएक्शन होगी, तो अब केमिकल काइनेटिक्स आपको ये बताएगी कि ये कितने टाइम में होगी। ये ऐसी, जैसे मैंने कहा आपको कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम अब किस स्पीड से चल रहे हैं, तो इस स्पीड से हम इस कोर्स को कितना टाइम में कंप्लीट करते हैं, वो कौन बताएगा आपको? काइनेटिक्स। और ये कोर्स कंप्लीट होगा, ये कौन बताएगा आपको? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा कि ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं होगी, और काइनेटिक्स ये बताएगा कि ये कितने टाइम में कंप्लीट होगी। तो ये समझ में आया पहले आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले इसको क्यों डिस्कवर किया गया, इस टॉपिक में क्यों रिसर्च किया गया, ये टॉपिक क्यों दिया गया, इसका मेन रीजन है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं इसकी डिफाइन लिखता हूँ, ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखो नोट्स कोई अलग नहीं है, जो मैं बोलता जाता हूँ बस इसी को लिखते जाओगे, तो यही नोट्स हैं आपके। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of अब किस किस चीज के बारे में बताता है? देखो, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्शन से किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, उसे कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो ये बताता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन,
यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड पॉइंट आता है इसमें मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, उसे कहते हैं मैकेनिज्म। बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, तो मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। तो ये तीनों जो इस चैप्टर है, इसमें हम इन्हीं चीजों की स्टडी करेंगे मेन। पहले मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर सेकंड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और फिर लास्ट में आपको उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने कहा ए से ये बी बन गया, लेकिन स्टेप में क्या होगा, ए ने पहले क्या किया, जैसे आप हो अभी और आपके मार्क्स आ गए, सपोज करो 90 आ गए, तो ये एक स्टेप हो गया। लेकिन वन स्टेप में आपने क्या किया, स्टडी करी इसकी, उसके बाद उसे रिवीजन किया होगा, फिर उसके और सैंपल क्वेश्चंस किए होंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप आपने स्टडी करी और फाइनली आपने मार्क्स स्कोर किया आपने। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, तो उसे कहते हैं मैकेनिज्म। तो तीन चीजें इसमें, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी किस कौन से स्टेप से रिएक्शन हो रही है, और ये है किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, और उसे कौन सी चीज अफेक्ट करती है। तो ये डिफाइन समझ में आ गई सबको, कोई डाउट? देखो बेसिक चीजें आपको पढ़नी है पहले, ये याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको आगे दिक्कत आएगी। जिसने शुरू में ध्यान नहीं दिया तो आपको पीछे उसमें दिक्कत आएगी फिर। नो डाउट, ओके। अब इसमें सेकंड स्टेप आता है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट को हम कैसे निकालेंगे, जनरली क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको स्पीड है, देखो रिएक्शन को आर एक्स एन से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसके। तो स्पीड जैसे मैंने कहा आप लोग गाड़ी चला के आ रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपकी स्पीड को तो हम बता सकते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर्स, यानी एक आवर्स में आप 50 किलोमीटर चले। लेकिन यहाँ पे तो कोई चल नहीं रहा है, तो हम इसको स्पीड को कैसे बताएंगे कि ये रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इसको बताने का तरीका क्या हमारे पास, सपोज मैंने कहा कि ए है, इसके पास है 50 मोल पर लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई। अब आपने 10 मिनट बाद जब रिएक्शन करी, तो रिएक्शन करने के बाद आपने देखा कि जो ए है वो बी में चेंज हो गया है 30 मोल पर लीटर। तो यहाँ कितना बच गया, 20 मोल पर लीटर, सॉरी पहले 50 था फिर 20 बच गया, यानी 30 चेंज हो गया। तो इसकी स्पीड को कैसे बताएंगे हम, स्पीड का मतलब जितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन, क्योंकि पहले आपके पास 50 था और बाद में कितना हो गया 20 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और या फिर प्रोडक्ट, कुछ भी जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज भाग नहीं रही है, बस चेंज हो रही है ए से बी में। तो यहाँ कितना चेंज हुआ 30 मोल, और कितने मिनट में 10 मिनट में, तो अपॉन 10 यानी कि 3 मोल पर लीटर पर मिनट। सेकेंड में करेंगे तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 600 से। ठीक है, इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन की मैं आपको डिफाइन बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन होती है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द concentration of reactant or product
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से इसकी वो बन जाएगी क्या, फॉर्मूला। आर से डिनोट करते हैं इसे, तो ऊपर का पोर्शन ये हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। ठीक है, तो इतना भी चल जाएगा। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्लियर है, किसी को डाउट रेट ऑफ रिएक्शन का? रिप्लाई करो यस नो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट इसमें आता है, देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मेरे पास हैं 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वाटर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिया 10 सेकेंड, और ये जो 5 मोल था 10 सेकेंड बाद इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो आई 2 मोल पर लीटर। पहले 5 था, लास्ट में कह रहा है कि रिएक्शन के बाद ये 2 मोल पर लीटर हो गया। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन? बताओ जरा, इसका रिप्लाई करके बताओ मुझे आंसर। हाँ, विनीत सही आंसर है। इसके अलावा अभिषेक राइट आंसर। और कोई आंसर नहीं? देखो इसमें क्या करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज का मतलब क्या हुआ, पहले मेरे पास कितना था 5, बाद में कितना बच गया 2 अपॉन 10। टाइम कितना लगा इसके लिए 10 सेकेंड। तो 5 में से 2 गया 3 अपॉन 10, यानी 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ये समझ में आया आपको? अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट में अभी हमने कहा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम जनरली हम लेते हैं सेकेंड में। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक चीजें हैं जो 11th में आपका जो वो होगा बेस होगा। अगर 11th में ज्यादा क्लियर है तो 12th आसान होती है। 12th 11 के कंपैरिजन में बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी फिनिश हो जाता है। 11th टाइम टेकिंग होता है और 11th में जो चीजें होती हैं टफ भी होती हैं, लेंथी होती हैं। 12th में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, देखो म्यूट कर देता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन सबको पता क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें न्यू एलिमेंट्स या न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज।
दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, जिसमें नए कंपाउंड बनेंगे नए प्रॉपर्टीज के साथ। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट। तो ये 3 तरीके की रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। पहली हेडिंग है इसमें वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हमें जो रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी। द रिएक्शन विच इज सो फास्ट। ठीक है, फास्ट का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन होती है विद इन सेकेंड्स। इसमें लगता है लगभग 10 की पावर -14 से 10 की पावर -6 सेकेंड तक, इतना जो डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, 10 की पावर -6 से -14 से -8 कर लो यहाँ पे 8। ठीक है, तो इतना कम टाइम लगता है, यानी कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। जनरली जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती है। आयनिक रिएक्शंस जैसे एग्जांपल के लिए AgNO3 प्लस NaCl, इसमें आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। दूसरी एक और रिएक्शन बताता हूँ आपको, HCl प्लस NaOH। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये बना देता है H2O प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना डिफिकल्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कितना लग रहा है टाइम, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लग रहा। देखो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -8 सेकंड तक, तो इसकी जो काइनेटिक्स है उसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसकी स्टडी हम इसमें नहीं करते। यानी वेरी फास्ट रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट, वेरी फास्ट रिएक्शन? नहीं आ रहा जिसको पूछ सकता दोबारा। अब सेकंड इसमें आता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, देखो हमें वेरी स्लो का मतलब जो रिएक्शन क्या होती है, एक्सट्रीमली स्लो होगी, यानी द रिएक्शन, इसी से इसकी डिफाइन बना दो बस, द रिएक्शन विच इज एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ज्यादा स्लो होती है, यानी कि इसमें जो टाइम लगता है टेक्स मंथ भी लग सकता है, ईयर्स भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकता है। ठीक है, तो इसमें मंथ्स, ईयर्स, वीक, डेज कितने भी लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसमें इसके एग्जांपल हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो रूम टेम्परेचर में है ये। अब इसका एग्जांपल है 2H2 प्लस O2, अगर हमने रूम टेम्परेचर रखा है तो ये बन जाता है H2O, तो इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में। दूसरा C प्लस O2 गिव्स CO2। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो आपके घरों में अगर जो आयरन होगा तो उसमें जो रस्टिंग होगी उसमें बहुत टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपने आयरन लाए और रस्टिंग स्टार्ट हो गया, कई टाइम बाद उसमें रस्टिंग होगी। ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा स्लो होती है उसे कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, यानी द रिएक्शन विच टेक्स मंथ्स, ईयर्स, वीक, डेज एटसेट्रा एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। और इसकी भी स्टडी हम यहाँ पे नहीं करते, इस टाइप के रिएक्शन को भी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? इज इट क्लियर? फर्स्ट और सेकंड, कोई डाउट किसी को? यस नो, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई कर दो। या दोबारा बताना है? स्टार्टिंग से ध्यान देना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते चले जाओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। ये पहले बहुत आसान होते हैं लेकिन इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है मॉडरेट रिएक्शन। ये देखो ऐसी है जैसे हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो ना तो हम उसे बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, यानी कि बहुत शॉर्ट में होता है वो, और ना ही वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। क्या होता है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि नाइदर फास्ट नॉर स्लो, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है, यानी मीडियम होती है। मॉडरेट का मतलब मीडियम, ना तो ज्यादा फास्ट होगी और ना ही ज्यादा स्लो होगी एट रूम टेम्परेचर पे। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और हम इसी टाइप की रिएक्शन की स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो ध्यान रखना, अगर केमिकल काइनेटिक्स में किस टाइप के रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं तो वो है मॉडरेट रिएक्शन। ना तो हम वेरी फास्ट वाले की स्टडी करेंगे और ना हम वेरी स्लो वाले की स्टडी करेंगे। हम केवल मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ये ज्यादा फास्ट है ना ये ज्यादा स्लो है। जैसे आपके चैप्टर में टॉपिक वाइज है तो उसमें ना तो बहुत ज्यादा लेंथी है और ना ही बहुत ज्यादा कम दिया हुआ है, केवल मॉडरेट दिया होता है हर एक चीज में। तो उस तरीके की हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है सेम। तो समझ में आया? केमिकल काइनेटिक्स में हम जिस टाइप के रिएक्शन की स्टडी करेंगे दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। एग्जाम्पल में बता देता हूँ, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अगर आप इसे हीटिंग करोगे तो ये बनता है वाटर प्लस O2। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो जाना यानी ब्रेक डाउन हो जाना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है इसमें 2N2O5 है। आप हीटिंग करोगे इसे तो ये बनता है 2N2O4 प्लस O2। ये आपको पी ब्लॉक में बताऊंगा मैं। देखो N2O4 है, इसका एक्चुअल में होता है N2O होता है, लेकिन ये इस स्टेट में कम रहता है और ये कंबाइंड होकर डाइमर बना देता है, यानी ये दोनों एक ही है, N2O4 या NO2। बस फर्क क्या है कि ये सिंगल है और ये दो आपस में कंबाइंड होकर N2O4 बना देते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ब्राउनिश गैस होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। केन शुगर हो गया, एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको इसमें। जैसे केन शुगर, ये भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। केन शुगर है जैसे, इसमें अगर हम वाटर मिलाते हैं तो आपको पता है ये बनता है ग्लूकोज एंड सुक्रोज। फॉर्मूला सेम है, ये ग्लूकोज हुआ और ये सॉरी ये हुआ आपका फ्रक्टोज, और ये आपका केन शुगर या इसे कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो ये और एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2 या NO प्लस Cl2 गिव्स NOCl2। तो ये अभी आती जाएंगी रिएक्शन। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो ना तो ज्यादा टाइम लेती है और ना कम टाइम लेती है, तो उसको हम केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स में किस टाइप के रिएक्शन की स्टडी होती है, जो ना तो ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है, तो उसको हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे।
तो ये पहला स्टेप इसका खत्म होता है। एनी डाउट? तो 3 टाइप की रिएक्शन थी, वेरी फास्ट, सेकेंड इज वेरी स्लो और थर्ड वन इज मॉडरेट। वेरी फास्ट में क्या था कि जो रिएक्शंस बहुत जल्दी होती है, यानी विद इन सेकेंड होती है, 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁸ सेकेंड। ये वेरी स्लो होती है, इसमें मंथ भी लग सकता है, ईयर भी लग सकता है, वीक, डेज, कई टाइम लग सकता है। और मॉडरेट में क्या होता है, ना तो ज़्यादा फास्ट होता है और ना ही ज़्यादा स्लो होता है, इन दोनों के बीच का होता है। और हम केमिकल काइनेटिक्स में इसी की स्टडी करते हैं, इनकी स्टडी नहीं करते। पहला स्टेप खत्म हुआ। अब सेकेंड स्टेप में देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है आपके पास, इसको थोड़ा समझ लेना आप लोग। इसमें आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नाम से ही पता चल रहा आपको, डिसअपीयरेंस। और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। अब अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी, जैसे मैंने लिखा A+B गिव्स C, अब जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसे कहते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन कर रहा है, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, जो बना। ठीक है, तो अब इन दोनों में से मुझे बताओ कौन सी चीज है जो डिसअपीयर हो रही है। देखो, डिसअपीयरेंस का मतलब जो डिसअपीयर होती जा रही है। बताओ जरा रिप्लाई करके, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कौन सी चीज है जो डिसअपीयर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम? हाँ, श्रुति राइट आंसर है। इसके अलावा विनीत राइट आंसर। छोटा सा चैप्टर है ये और इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। इससे भी 7-8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको मार्क्स का। तो देखो, इसमें ए और बी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ये है सी। ठीक है, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो डिसअपीयर कौन हो रहा है? ये तो कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा क्या आएगा कि ये पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये तो बचेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसमें डिसअपीयरेंस कौन होगा? रिएक्टेंट। और अपीयरेंस कौन होता जाएगा? प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, जब डिसअपीयरेंस आएगा तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? रिएक्टेंट की। और जब आएगा अपीयरेंस तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब मैं इसकी डिफाइन बता देता हूं आपको। जैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन बताई आपको, वही डिफाइन है इसमें। तो फर्स्ट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसमें देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रेट को हटा दो, चेंज इन द concentration of reactant per unit time is called rate of disappearance। इसको D से दिखा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? change in the concentration of reactant upon time taken। कोई चेंज नहीं किया मैंने। वहां पे क्या लिखा था? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही कम होता जाएगा, बस प्रोडक्ट तो बढ़ता जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की डिफाइन और फॉर्मूला सेम है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और जनरली इसको डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से, डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। नेगेटिव जैसे आएगा तो आप समझ जाओगे कि हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं। और देखो अपीयरेंस में क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, बस रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट। और डिक्रीज, सॉरी, चेंज की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज, और उसमें आ जाएगा इंक्रीज, क्योंकि ये तो कम होता जाएगा, रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा। तो चेंज की जगह पे हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम।
और प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और उससे दिखाएंगे प्लस चार्ज से। दोनों को बता के फिर मैं एग्जांपल से बताता हूं दोनों को। देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या हो जाएगा, चेंज की जगह पे हम लिखेंगे इंक्रीज, उसमें डिक्रीज कर देना बस। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब फिक्स हो गया एक प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसे कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। और इसको जो डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से। और रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि तो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, इसे कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब जो बनता जाएगा, बन कौन रहा है, प्रोडक्ट, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी रिएक्टेंट की, ठीक है। और इसको डिनोट करेंगे प्लस चार्ज से। ये समझ में आया आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? कोई डाउट किसी को इसमें? सर इसमें साइन का क्या रोल है? साइन का मतलब क्या आता है कि जो नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगा तो आप समझ जाओगे कि ये डिक्रीज हो रहा है, यानी ये रिएक्टेंट है। और अगर प्लस साइन से इंडिकेट हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इससे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने कोई भी एक रिएक्शन लिखी, जैसे मैंने लिखा वाटर का 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब आपको पता है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन कर रहे हैं और फाइनली ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको रिएक्शन से दिखा दिया, जरूरी नहीं है कि मैं आपको रिएक्शन दूंगा, मैंने आपको वैल्यूज दे दी। तो इसमें क्या होता है, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो चेंज कितना हुआ, तो चेंज के लिए डी वर्ड आता है। देखो 3 डेल्टा के वर्ड होते हैं चेंज के लिए, मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। चेंज के लिए यहाँ पे 3 चीजें यूज होती है। एक ऐसा होता है ट्रायंगल टाइप का, इसका मतलब हुआ लार्ज चेंज, अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो उससे इसे दिखाएंगे। एक होता है डी, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हम डी से दिखाएंगे, और बहुत कम चेंज हो रहा है तो उसको डेल से दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो कभी भी एक डेल्टा का आपके पास 3 साइन दिए होंगे, चेंज के लिए ये वाला दिया होता है, ये वाला दिया होता है, ये वाला। अगर ये है तो इसका मतलब समझ जाओ ज्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब कम चेंज हो रहा है, और इसका मतलब बहुत ज्यादा कम चेंज हो रहा है, तो हम इससे दिखाएंगे। तो अब मैं इसको देखो इसी से रिप्रेजेंट करता हूँ तीनों को। जैसे मैंने लिखा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, चेंज इन द कंसंट्रेशन। अब सपोज ये चेंज हो रहा है तो डी से दिखा रहा हूं मैं, H2 अपॉन इसमें टाइम लग रहा है dt, ठीक है। अब इसके आगे मैं कौन सा साइन दिखा दूंगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव से आप समझ जाओगे ये रिएक्टेंट है। ऐसे ऑक्सीजन का करूंगा मैं, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा DO2 अपॉन dt, इसके आगे कौन सा साइन लग जाएगा, नेगेटिव, यानी ये दोनों रिएक्टेंट है, यानी कम होते जा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब है ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लस साइन DH2O अपॉन dt, ये इंडिकेशन है बस। जैसे आप लोग ग्रोथ कर रहे हो तो प्लस मार्क्स, जैसे आपके पहले टेस्ट में आए 50 मार्क्स और बाद में आ गए आपके 60 मार्क्स, तो इसका मतलब आप प्लस कर रहे हो। और अगर आपके मार्क्स पहले से कम हो गए तो टीचर कहेंगे कि देखो ये क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट हो गया इसका, ये इसने पढ़ाई नहीं करी, तो नेगेटिव साइन से शो हो जाएगा। और अच्छा कर गए तो प्लस साइन से शो हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन है, केवल दिखाता है कि नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसमें एक और चीज है, देखो जो इसके आगे लिखा है ये कोफिशिएंट, ये उसके अपॉन में चले जाएगा 1/2। जैसे इसके आगे 1 है तो कुछ नहीं रहेगा, इसके आगे 2 है तो ये चल जाएगा 1/2, और ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है, ये इसका रीजन क्या है, देखो जब भी हम इसको दिखाते हैं 2 तो मतलब इसकी स्पीड 2 टाइम्स है, इसकी स्पीड डबल है, औरों के कंपैरिजन में ये डबल स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और इसकी सिंगल स्पीड है,
और इसकी भी क्या है, डबल स्पीड है। अब मुझे तीनों को इक्वल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डबल है उसको आधा करना पड़ेगा, इसमें 1 है तो ये तो सेम रहेगा, इसकी भी स्पीड डबल है तो आधी करनी पड़ेगी। अब तीनों की स्पीड क्या हो गई, सेम हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जो भी कोफिशिएंट होगा उसको अपने अपॉन में लिखना है। रीजन क्या है कि सपोज करो कि रेट ऑफ रिएक्शन है 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 100, इसकी 50, इसकी 100। अब मुझे तीनों को बराबर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को 2 से डिवाइड करना है, 50 को 1 से डिवाइड करना है, 100 को 2 से डिवाइड करना है। तो इससे हम इन तीनों को इक्वल कर सकते हैं। तो जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा उसको डिवाइड में ले जाना है हमने, ताकि तीनों की स्पीड बराबर हो जाए। और वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन ये है, ये उससे डबल चल रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर चल रहा है और ये इसके डबल चल रहा है। तो अगर मुझे तीनों को बराबर करना है तो जो कोफिशिएंट लिखा है इसके आगे उसको डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ यस नो। अभी मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूं इसके बेस पे, पर ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया, दोबारा बताओ इसे, बताओ कोई रिप्लाई करो, यस नो। यस सर। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूं मैं आपको। अच्छा, इसमें टाइम 1 मिनट बचा, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।